तो नमस्कार। स्वागत है आपका इस मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने एक ही दिन के अंदर अंदर 30% का फॉल दिया है। जिस स्टॉक में से एक ही दिन के अंदर 4,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया है। पर ऐसा इस बिजनेस के साथ ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस बिजनेस के साथ क्या हुआ कि लोगों ने इसको इतना अंडर वैल्यूड कर दिया? तो इस चीज को अपन डिकोड करेंगे और अपन समझेंगे कि अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है या फिर ऐसा कोई सा भी स्टॉक है जिसके अंदर ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है या हो सकता है ऐसा हो। अगर आप स्टॉक मार्केट के रेगुलर पार्टिसिपेंट है तो ऐसा एक्सीडेंट होना मुनासिब है आपके साथ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है? ये बिजनेस जिसकी पर क्वार्टर रेवेन्यू 184 करोड़ रुपीस है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन 65%, 65% समझ रहे हैं आप? न रिलायंस का है न टीसीएस का है, ऐसे बड़ी बड़ी किसी कंपनी का इतना मार्जिन नहीं रहता जितना इस बिजनेस का है। इस मार्केट के अंदर इस बिजनेस की अपनी डोमिनेंस है। तो अपन पहले इस बिजनेस को ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे और एंड में अपन इस चीज के कंक्लूजन निकालेंगे। एंड में अपन इस चीज का कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर आपके साथ ऐसे किसी स्टॉक में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यार मेरे को पता नहीं है कि इस ऐसे YouTube चैनल पे शुरू में क्या बोलते हैं। कुछ बोलते हैं चलिए शुरू करते हैं, कुछ कहते हैं नमस्कार है दोस्तों। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप मुझे कोई सजेस्ट कर पाओ तो मैं आपके सजेशन को बिल्कुल कंसिडर करूंगा। अपन काम की बात पे आते हैं। तो अपन जिस कंपनी की बात करने वाले हैं यह है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दोस्तों, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, चाहे इस पेंसिल को चार्ज करने के लिए हो, ऊपर लगी हुई लाइट के लिए हो, पंखा हो, अपना बिजली से इतना ही नाता है कि स्विच बोर्ड में कभी उंगली नहीं देनी। जब मंथ खत्म हो जाए तो इसका रिचार्ज कर देना या इसका बिल जमा करा देना है, तो ये अपने घर से कभी चाहती नहीं है। पर इसके पीछे काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों, उसका काफी बड़ा बिजनेस है। तो वो चलता कैसे है? ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड होती है कि हाँ भाई, 4 रुपए के अंदर 1 किलो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर भेजना भाई है। ऐसे ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है और वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती है। अपन समझेंगे कि इसके अंदर 30% का फॉल क्यों आया। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सीईआरसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी ऑफ काउंसिल, जो इंडिया का है, जो कि अपने इलेक्ट्रिसिटी का माई बाप है, इलेक्ट्रिसिटी का जो दाता है, उसने ये अनाउंसमेंट किया कि हम इस इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की हम कपलिंग करेंगे। अब ये कपलिंग क्या है, कपलिंग को अभी अपन डिटेल में समझेंगे। पर आप इस चीज को कुछ यूं समझिए कि इस सीईआरसी का इस चीज को अनाउंसमेंट करने का, मार्केट कपलिंग का अनाउंसमेंट करने का सीधा सीधा ये मतलब था कि जो आम लोग हैं, आप जैसे और मुझ जैसे हाफूस आम वाले जो लोग हैं, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बाय द टाइम और महंगी ना हो, सस्ती हो। क्योंकि इन कंपनीज का पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रिसिटी को सस्ती करने की तरफ नहीं, दिन ब दिन महंगी करने की तरफ है। तो इस चीज को समझते हैं कि सबसे पहले मार्केट कपलिंग क्या होती है। मार्केट कपलिंग को डिटेल में समझने के लिए हमें एक चीज से होकर गुजरना पड़ेगा, जो है पावर सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी बनने तक हमारे घर तक आती, इलेक्ट्रिसिटी बनने से लेकर हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने तक इस सेक्टर का सबसे बड़ा रोल रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती, कैसे हमारे घर पे पहुंचती है, कौन थैली में डाल के हमारे घर के मीटर के अंदर छोड़ जाता है कि सर ये आपकी इससे कितनी बिजली आप काम में ले लेना। ऐसा होता नहीं। पर हम समझेंगे। सबसे पहला जो इसका आता है वो आता है प्रोडक्शन। जो रॉ मटेरियल रहता है ना, उसका प्रोडक्शन। फिलहाल की इस वीडियो के लिए हमारे लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन का मतलब आप ऐसे समझो कि कोल है, कि ये कोल को माइन कैसे किया जाएगा, उस कोल को प्रोसेस करने के बाद किस इंडस्ट्री में भेजा जाए कि वो इस वे में तैयार हो कि अब उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल ये दोनों चीज अपने काम की नहीं है। अपन आते हैं जनरेशन के अंदर, पावर जनरेट के अंदर। पावर जनरेशन के कई सारे तरीके हैं। सोलर विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर, या फिर कोल को यूज करके, इससे कई सारे तरीके हैं। एटॉमिक न्यूक्लियर भी एक तरीका है, पर वो काफी छोटी क्वांटिटी में है। इंडिया उसमें बहुत छोटा पार्टिसिपेट करता है क्योंकि वो एक रिस्की फैक्टर है। पावर जनरेशन के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि पावर को जनरेट करती है इन मेथड का यूज कर कर। सूरज का यूज कर कर, पानी का यूज कर कर, कोल का यूज कर कर, कोई इलेक्ट्रिसिटी जलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, वो थोड़ा अलग सेगमेंट, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनियां हैं एनएच, एनटीपीसी, अडानी पावर, टाटा पावर। ये सभी पावर जनरेशन के काम में है। जब ये पावर एक जगह जनरेट करी जाती है, किसी प्लांट के अंदर अगर ये जनरेट हो गई, तो उस प्लांट की जनरेट की हुई पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के अंदर उसकी बस ये है
उसकी उबर, ओला, ये है ट्रांसमिशन कंपनीज, जो कि इस जनरेट की हुई पावर को उसके प्लांट से लेकर जो इस पावर को आगे सप्लाई करने वाला है बी पॉइंट तक, वहां पे पहुंचाने के अंदर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करती है, जो इसके लिए ऐसी बस ट्रेन बनाती है कि इसके अंदर पावर डाला और ये यहां से निकली और वहां पे पहुंच गई। ये कौन करता है? ये इंडिया के अंदर करता है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड इंडिया की सबसे बड़ी वो कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रेन तैयार करती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बस तैयार करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। जब पावर एक जगह से दूसरी जगह इस ट्रांसमिशन के थ्रू पहुंचती है, तो ट्रांसमिशन के थ्रू पहुंचती का है, वो पहुंचती है डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीज के पास। अब डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीज कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी वो है जो कि हर स्टेट की पार्टिसिपेट करती है इलेक्ट्रिसिटी को बड़े मीटर से लेकर छोटे मीटर तक पहुंचाने के अंदर। जैसे जयपुर की बात करें तो यहाँ पे जयपुर के अंदर जयपुर विद्युत वितरण निगम है, जेवीएनएल करके है। महाराष्ट्र के अंदर एमएच बोर्ड है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। दिल्ली के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल है, जो कि क्या करता है, जो कि हमसे बिल भी कलेक्ट करता है। कभी अगर आपने पेटीएम से या कहीं से अपना बिल जमा किया होगा, तो अगर कोई जयपुर वाला होगा तो वहां पे लिखा आता है कि जेवीएनएल है, बिल पे करना आपको जेवीएनएल का, समझ रहे हो आप? तो ऐसा है। ये लोग क्या करते हैं, ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर से, कौन से वाले से, इस पावर ग्रिड से आई हुई लाइन को ये एक बड़े ट्रांसमिशन के अंदर स्टोर करते हैं और वहां से छोटे छोटे पाइपलाइन के थ्रू अपने घर तक पहुंचाते हैं, जिनको अपन मीटर कहते हैं, जहां पे अपनी रीडिंग आती है। समझ रहे हो? अब समझ रहे हो कि हमारे फ्यूचर के आने वाले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक कितनी बिजली हम यूज करने वाले हैं, हमारे यहाँ पे कितनी बिजली हम यूज करने वाले हैं, उन सबका बायोडाटा इन स्टेट अथॉरिटीज के पास होता है, इन डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटीज के पास होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इलेक्ट्रिसिटी को इनसे, किनसे, पावर जनरेशन से खरीदेगा कौन? इस पावर जनरेशन से ये खरीदेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज। जयपुर विद्युत वितरण हो गया, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ये लोग खरीदेंगे। अब जब ये लोग खरीदेंगे तो इनको पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आने वाले 5 महीने के अंदर हमारा शहर, हमारी सिटी, हमारा गांव कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर देगा। जैसे 5 मेगावाट खर्च कर देगा, 10 मेगावाट खर्च कर देगा, 5,000 या 10,000 मेगावाट खर्च कर देगा। तो इस हिसाब से ये लोग बल्क डील पहले ही तय करते हैं। अब अगर ये बल्क डील है, अगर 10,000 किलोवाट, जैसे कोई 10,000 मेगावाट की कोई डील है, तो ऑफकोर्स इसको कोई एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डील 25 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है। तो यहाँ पे एक्सचेंज पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे लोग आमने सामने बैठते हैं कि एक बंदा बैठेगा ट्रांसमिशन कंपनी का, एक बंदा बैठेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, और वो आपस में तय करेंगे कि भाई 3 रुपए यूनिट में हमारे को बिजली मिलेगी। वो कहेगा कि नहीं भैया, हम 4 रुपए यूनिट में बेचेंगे। तो ए जगह से बी जगह की जो डील होती है बल्क वाली और लंबे ड्यूरेशन की, वो आपस में बैठ के होती है, ओटीसी पे होती है, ओवर द टेबल काउंटर पे होती है। पर अगर ऐसा कोई इवेंट हो कि अभी आने वाले टाइम में राखी आएगी, दीपावली आएगी, जहां पे कमर्शियल यूज इलेक्ट्रिसिटी का काफी हद तक बढ़ जाता है, चारों तरफ जगमग जगमग लगी रहती है, लाइटों की लड़ियां लगी रहती है, तो वहां पे कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ने लग जाती है, जितनी उनके पास है, जितनी ट्रांसमिशन ने उनके पास पहुंचाई है, वो कम पड़ने लग जाती है। तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे? अब उसके लिए इनको जल्दी से जल्दी उस चीज को, उस जो गैप बना है इलेक्ट्रिसिटी का, उस चीज को जल्दी से जल्दी फिल करने के लिए इनको अर्जेंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर अर्जेंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो करेगा एक्सचेंज, जहां पे आता है अपने आईईएक्स का रोल। ये वो एक्सचेंज है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करी जाती है, जहां पे पावर ट्रेड करी जाती है कि सर 1 रुपए 1 किलोवाट जो यूनिट है, ये आप हमसे 2 रुपए यूनिट में खरीद लो, 5 रुपए यूनिट में खरीद लो। जो यहाँ पे बिल पे करते हैं वो सब यहाँ से खरीदती जाती है शॉर्ट टर्म की। और गवर्नमेंट का एक मोटो है कि वो इस चीज को फिर 2030 के अंदर इसको ना ये 20% से ग्रो करे, क्योंकि जब लॉन्ग डील कर रहे हैं तो वहां पे ना स्कैम होने के चांसेस ज्यादा है कि आपने ऑन द डॉक्यूमेंट तो 3.5 रुपए यूनिट बताया यार, खरीदा आप 3.4 रुपए में रहे हो, तो 0.1 का मार्जिन है, पर वो करोड़ों के अंदर काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस चीज से बचाने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि इसको एक्सचेंज की तरफ ही डाइवर्ट करे। अब अगर अपन आईईएक्स की बात करें, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग के अंदर 84% मार्केट इसी का है। आप समझ रहे हो? 84% मतलब मार्केट को यही चलाएगा, यही
सुबह घर की छत पे आके कहेगा कि आज इलेक्ट्रिसिटी 3 रुपए यूनिट के अंदर बेची जाएगी, तो किसी की मजाल नहीं है कि 3 रुपए से कोई नीचे या ज्यादा बेच दे, क्योंकि उस मेजर एक्सचेंज पे वही भाव है। जैसे एनएससी बीएससी अगर आप ट्रेड करते हो, तो जो भाव एनएससी पे चल रहा होता है, बीएससी सिर्फ सीधा का सीधा उसको फॉलो करता है, क्योंकि मेजर एक्सचेंज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है। मेन एक्सचेंज वो है जहाँ पे लिक्विडिटी, जहाँ पे लोग, जहाँ पे बायर, जहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो हमारी आईसीएक्स का 84% मार्केट है, और इसके दो और प्लेयर है। पहला प्लेयर है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका 12% मार्केट शेयर है, और एक हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज जिसका 3.8% मार्केट शेयर है। पर इसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री देखी जाए, जहां पे जैसे 2008 से लेकर 2025 तक कई सारी इंडस्ट्रीज ने पैसों को कई गुना किया है, 4 5 10 गुना, 15 गुना, किसी ने 100 गुना भी किया है। और इस स्पेसिफिक सेक्टर का जो सीईजीआर है वो 22% से ग्रो हुआ है। मतलब इसके अंदर अभी भी बहुत पोटेंशियल है। ऑलरेडी इसने काफी रन दे दिया है, पर इसमें और भी पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये थोड़ा कंपनी के बारे में है कि इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 53%, और इसका प्रॉफिट मार्जिन, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, 65% है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है, किसी भी बिजनेस के लिए, अपने धंधे के लिए अपना पर्सनल मार्जिन 65% होना बहुत बड़ी बात है। अब अपन आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, मार्केट कपलिंग होता क्या। तो भाई अब क्या हुआ, जो अपनी सीईआरसी रेगुलेटरी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये एक दिन सुबह उठ के आती है और एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देती है, जहां पे अगर आपने न्यूज़पेपर कभी पढ़ा हो, कभी तो पढ़ा ही होगा पर काम का नहीं पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर जब भी गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई बड़ा डिसीजन लेती है, तो वहां पे एक सेक्शन बनाया जाता है पब्लिक वेलफेयर का, जहां पे वो पब्लिक से अपना ओपिनियन रेज करने को कहती है। और इसकी एक वेबसाइट भी है, पीआईबी करके शायद उस वेबसाइट का नाम है, जहां पे हम गवर्नमेंट की चल रहे किसी भी डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये वाला इसने 2024 के अंदर इस चीज को इन्होंने निकाला और पब्लिक से ओपिनियन लिया। इसके ऊपर पब्लिक का जैसा भी ओपिनियन आया हो, खासकर सरकार में पब्लिक का ओपिनियन कम मैटर करता है, उनका फायदा ज्यादा करता है। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम मार्केट कपलिंग को 1 जनवरी 2026 से अप्लाई कर देंगे। पर ये मार्केट कपलिंग है क्या? मार्केट कपलिंग का सेंस ये है, एक खाली पेज, इन्होंने कहा कि एक तरफ आईईएक्स है, एक तरफ हिंदुस्तान एनर्जी एक्सचेंज है, एक तरफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, हाँ। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे जो भाव है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे वो 4.5 रुपए पर यूनिट में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5.3, सॉरी यहाँ पे 4.3 में चल रहा है, यहाँ पे 4.2 में चल रहा है। तो जो मारवाड़ी बायर है, जो अच्छा बिजनेस वाला है, जो गुजराती आदमी है, राजस्थानी आदमी है, वो क्या करेगा, वो जहां पे सस्ता मिल रहा है वो वहां से खरीदेगा। पर इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या है, अगर यहाँ पे बायर है तो कई बार सेलर नहीं होता, कई बार सेलर है तो बायर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। इन दोनों एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये काफी घिसे पिटे प्लेटफॉर्म है। जैसे अगर स्टॉक की बात करी जाए, तो पहले स्टॉक ना एक वर्चुअल पेपर, सॉरी इसमें एक फिजिकल पेपर में ट्रेड होते थे, जो कि आज की डेट में नहीं होते। आज की डेट में हमारे पास मार्केट में जीरोधा है, ग्रो है, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जहां पे हम हाथों हाथ परचेज कर सकते हैं कोई सा भी इक्विटी या ऑप्शन XYZ जो भी है। पर इनके केस में क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। इन एक्सचेंजेस पे लोग बाय सेल करना इसलिए प्रीफर नहीं करते क्योंकि इनके पास वो एडवांटेज नहीं है जो आईईएक्स के पास है। आईईएक्स के पास बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर प्लेटफॉर्म है, बेटर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली पोर्टफोलियो है, जो कि इन एक्सचेंजेस के पास नहीं है। इसलिए बायर्स और सेलर्स ज्यादातर आईईएक्स पे ही ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे जो भाव चल रहा होता है, ये दोनों एक्सचेंज सिंपल उस चीज को फॉलो करते हैं। अब अगर ये भाव 4.5 से बढ़कर अगर इन्होंने 4.7 कर दिया पर यूनिट, तो इनको वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। अगर भाव कम भी है, कोई बेचना कम भाव में भी चाहता है, तो बायर अवेलेबल नहीं है। इसलिए इन एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी नहीं थी। इसलिए अब आई सीईआरसी उठ के आता है और इन्होंने कहा कि यार हम क्या करेंगे कि हम ना इन तीनों को ABC, आईईएक्स, हिंदुस्तान एक्सचेंज और इंडियन एक्सचेंज, इन्होंने क्या कहा कि हम इन तीनों के प्राइस को एक डब्बे के अंदर डालेंगे। एक तरफ बायर डालेंगे, एक तरफ सेलर डालेंगे, इन तीनों को हम एक ही डब्बे के अंदर डालेंगे
और एक कॉमन प्राइस निकालेंगे। जैसे तीनों एक्सचेंजेस पे जो भी प्राइस चल रहा है उसका हम एक एवरेज निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4.5 आया। अब कोई भी बायर है, कोई भी सेलर है, उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी बेचनी है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचे, तो वो इस ही भाव में बेचेगा। अब जो पहले IEX 4.5 को 4.6 करके भी अपने एक्सचेंज पे बेच पा रहा था, अब वो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर है वो IEX के पास से हट गया है, जिसकी वजह से कंपनी ने एक ही दिन के अंदर 30% का फॉल दिया है। पर क्या ऐसे कंपनी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। उसका मार्केट शेयर 85 से गिरकर 50 जरूर आ जाएगा, और ऑलमोस्ट क्या आई चुका है 50, क्योंकि अभी भी उसने शायद 35% के आसपास ऑलरेडी फॉल दे दिया है, पर उसका मार्केट शेयर भी गिरा है। मार्केट प्राइस और मार्केट शेयर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इन दो, ये जो दो अलग अलग प्लेयर हैं यहाँ पे, HEX और एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, अब इन दोनों को मौका मिल गया अपना मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए। पर क्या IEX खत्म हो जाएगा? पर ऐसा नहीं है। IEX का जो मैनेजमेंट है, अभी उसने अनाउंस किया है इस चीज के होने के बाद कि वो लोग एक और सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, गैस एक्सचेंज के अंदर, जिनका अभी 60 मिलियन के आसपास ट्रेड फाइनेंशियल ईयर 2025 में हुआ है, जो कि 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ले रहा है। अगर ये ऐसी तरह बढ़ता रहा तो इनके रेवेन्यू काफी स्पीड से बढ़ेंगे। ऐसे कोई कम एक्सचेंज है जहां पे गैस ट्रेड होती है, जैसे नेचुरल गैस तो MCX पे भी ट्रेड होती है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, पर जो शॉर्ट टर्म है वो शायद इतनी अच्छे से वहां नहीं होती, इसलिए ये लोग अपना प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग मार्केट को भी एक्सपेंड करेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। शुरू में अपन ने बात करी थी ना कि जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जो 20 साल 25 साल का 10 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो ओवर द टेबल होता है। पर अब ये लोग चाहते हैं कि नहीं, वो ना ओवर द टेबल नहीं, हमारे एक्सचेंज पे आके हो, क्योंकि इनका रेवेन्यू 96% सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज से आता है। कि अगर आपको माल बेचना है तो 0.4 पैसा लगेगा, हमें माल खरीदना है तो 0.4 पैसा लगेगा, दोनों तरफ से ब्रोकरेज आता है। पर क्या अब ये स्टॉक खत्म हो गया? ये थोड़ा, अगर आपको थोड़ा भी फाइनेंस आता है तो क्या स्टॉक खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अगर आपको थोड़ा भी फाइनेंस आता है तो आप इस चीज से समझ सकते हो, अगर आपने इस कंपनी को एनालिसिस ढंग से किया है, अगर आपको इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, तो और आप अगर एक लंबे पीरियड के लिए गेम प्ले करते हो, आप 1 साल 2 साल 3 साल तक के लिए अगर आप ऐसा गेम प्ले करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मुझे लगता है कि आपको रुकना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई भी एडवाइस नहीं है, कि हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज ए फाइनेंस स्टूडेंट सीखना और सिखाना है। यहाँ पे ये एडवाइस नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी फाइनेंस पता है, अगर आपने उस कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ा है, अगर आपने उस कंपनीज के मैनेजमेंट को जाना है, तो आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि, क्योंकि यही तो टाइम होता है जब आप मैनेजमेंट को चेक कर पाओ ठोक पीट के, कि मैनेजमेंट रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हिस्ट्री में ही पहला स्टॉक नहीं है, पेटीएम का स्टॉक था 50% गिर गया था, पर वो आज की डेट पे वो ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया। उसके मैनेजमेंट ने उस स्टॉक को उसके उस क्राइसिस से निकाल लाए। उन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया, उन्होंने धंधे के अंदर और मार्जिन को बढ़ाए, ऑपरेशंस अच्छे से करे। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप और भी फंडामेंटल रिसर्च करें इसके बारे में, मैनेजमेंट को समझें, और किसी भी ऐसे एक्सीडेंट से बच नहीं पाएंगे। पर आप, ये होना तय है। अगर आपको बचा सकता है तो आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर, कि आप अपने रिस्क को किस तरह मैनेज करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। खैर, ये मेरी पहली वीडियो है ऐसे फेस टू फेस पढ़ाने वाली, तो मैं भी थोड़ा हिचकिचाया हुआ हूँ। आप मुझे कमेंट में जाकर मैंने जो कुछ भी यहाँ पे गलतियाँ करी, या फिर जिन चीज़ों को मैं सुधार सकता हूँ, आप मुझे उनके बारे में ज़रूर बताएं। और थैंक यू।